आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, यहाँ आपको कई सारा टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे एक इफ, देन इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ एंड स्विच केस। ओके, तो सबसे पहले इफ स्टार्ट करते हैं। ये इफ का सिंटैक्स क्या है? इफ का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट, आप कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं इफ और यहाँ एक कंडीशन डालते हैं, है ना। यहाँ ब्रेस ओपन करिए और यहाँ क्लोज कर दीजिए। अंदर होगा स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, है ना। कंपाइलर सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, राइट। सपोज़ ये कंडीशन फॉल्स है, सपोज़ ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा बाहर और फिर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से कंपाइलर बाहर आएगा और ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ सपोज ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर कंपाइलर अंदर आएगा, ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया एंड देन बाहर जाकर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यानी ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है। इसके ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट होना है, इसके फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट नहीं होना है। पर बाहर जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लास्ट टाइम अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर ये फॉल्स है तो कंपाइलर बाहर आएगा, इस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, जो दूसरा चीज़ है, जो दूसरा पॉइंट है वो है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या है? इफ एल्स का सिंटैक्स ऐसा है, इफ आप फिर से अंदर लिखेंगे कंडीशन, यहाँ एक स्टेटमेंट होगा और फिर यहाँ एक स्टेटमेंट होगा एल्स के अंदर। ओके, इसके नीचे आप अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ कोड हो सकता है। अभी क्या है, ये कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर। सपोज़ ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो अंदर गया और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया और यहाँ से अब कहाँ जाएगा? सीधा यहाँ, यहाँ से अब कहाँ जाएगा? इस जगह, और ये पार्ट फिर एग्जीक्यूट किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और यहाँ से सीधा फिर नीचे ये एग्जीक्यूट करेगा, इसको नहीं किया। नाउ अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर एल्स पार्ट में आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूशन के बाद फिर आ जाएगा यहाँ। ओके, सो क्या है बात कि इफ़ का ये बॉडी हो गया, एल्स का ये बॉडी हो गया और ये एक पार्ट है, ये पार्ट कॉमन है, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। पर ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला पार्ट जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, और ये वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ओके, सो लास्ट टाइम कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, कंडीशन के फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट होना है। ओके, नाउ एक बात और है कि सी इफ़ को देख रहे हैं और एल्स को, या फिर इस इफ़ को देखिए। इस इफ़ के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 3 स्टेटमेंट है, सपोज ऐसा 1 2 3। अगर किसी इफ़ के अंदर या फिर एल्स के अंदर, किसी इफ़ के अंदर अगर 3 स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, तो आपको ब्रेस ओपन एंड क्लोज करना कंपलसरी है ना। अगर 2 स्टेटमेंट है
तो ब्रेस कंपलसरी है। पर अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो इस ब्रेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप इफ़ के नीचे ब्रेस ओपन क्लोज नहीं कर रहे हैं तो इफ़ सिंगल स्टेटमेंट को ही अपना स्टेटमेंट समझता है, मतलब इफ़ के नीचे सिंगल स्टेटमेंट ही कंसिडर होता है। ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे और हम ये समझेंगे कि कैसे आउटपुट आता है इफ एल्स के केस में। सपोज आप एक वेरिएबल ले रहे हैं a इक्वल टू 5 और आप लिख रहे हैं इफ a इज मोर देन 5, देन आप प्रिंट करिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कर रहे हो स्टार, एंड देन प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करेंगे? हैश। ओके, चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, व्हाट इज a इनिशियली 5, चेक करिए 5 मोर देन 5 फॉल्स, तो आउटपुट क्या आएगा? सी, इस इफ़ के नीचे ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं किया हुआ है ना। अगर ब्रेस ओपन क्लोज नहीं किया हुआ है यानी इस इफ़ के अंदर बस ये सिंगल स्टेटमेंट है और ये इफ़ के बाहर है एक्चुअली में। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंपाइलर कहाँ जाएगा? यहाँ। क्यों? क्योंकि ब्रेस नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसा समझेंगे इफ़ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, ये इफ़ के बाहर है। सो क्योंकि 5 इज़ मोर देन 5 फॉल्स, कंपाइलर आएगा बाहर, आउटपुट क्या आएगा? हैश। सो इस कोड का आउटपुट हैश है अगर ऐसा लिखा हुआ है। ओके, समझ आ गया? नाउ सेकेंड टाइप कर रहे हैं कि सपोज ऐसा लिखा हुआ a इक्वल टू, अभी हम ले लेते हैं 50, तो 50 मोर देन 5, आप चेक करिए ये ट्रू है या फॉल्स। सो 50 इज मोर देन 5 ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो प्रिंट क्या कर देगा? एस्ट्रिक। सी, इफ एल्स दिया है, ये एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। सो अगर ये ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा बाहर। सो दिस टाइम हैश प्रिंट नहीं होगा। ओके, केवल स्टार प्रिंट हुआ और यहाँ से सीधा कंपाइलर यहाँ आ गया, आउटपुट इज एस्ट्रिक। ना इसी क्वेश्चन में हम एक चेंज कर देते हैं। अभी मान लीजिए हम कर दिए 5, अब चेक करिए 5 इज मोर देन 5 इज मोर देन 5 फॉल्स। अब एल्स दिया है ना, सो अगर फॉल्स हुआ है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो आउटपुट क्या आ जाएगा? हैश। ओके, चलिए इसमें एक और चेंज करेंगे। सपोज यहाँ लिखा हुआ है इफ और यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं इफ a मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हैश। एक बार और लिखेंगे इफ a नॉट इक्वल टू 5, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ प्रिंट करेंगे $। ओके, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ हर कंडीशन में इफ़ लिखा है ना। 3 कंडीशन दिया और तीनों में ही इफ़ है। क्या प्रॉपर्टी है इसका? अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ये कंडीशन भी चेक होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ये भी चेक होगा। इसका मतलब कि अगर इफ़ लिखा है कई सारे कंडीशन में तो सारा कंडीशन चेक होना है, कोई ट्रू हो या फॉल्स हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज नंबर इज 6। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए इफ़ 6 इज़ मोर देन 5 ट्रू, सो क्या प्रिंट हो गया? एस्ट्रिक। क्योंकि इफ़ लिखा है ये भी चेक होगा। 6 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0, 6 मॉड्यूलस 3
आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये मॉडुलस रिमाइंडर देता है 3 2 ज़ार 6, रिमाइंडर आ रहा है 0, सो 0 इक्वल टू 0 ट्रू, सो प्रिंट हो जाएगा हैश। और अब ये भी चेक होगा, चेक करिए a नॉट इक्वल टू 5, व्हाट इज a 6 नॉट इक्वल टू 5 ट्रू, सो प्रिंट डॉलर, डॉलर भी आ गया। ओके, सो ये तीनों ही आउटपुट आपको मिल गया, एस्ट्रिक, हैश और डॉलर। क्योंकि इफ लिखा था हर एक कंडीशन में, इसलिए तीनों ही एग्जीक्यूट हो गया, आई मीन तीनों ही चेक हो गया। ओके, एक चेंज करते हैं यहाँ कि अभी आप इफ लिखे थे, अभी आप यहाँ कर दीजिए एल्स इफ, है ना, हम इफ के जगह एल्स इफ लगा दिए, जो आपका थर्ड टाइप है। अब इफ एल्स इफ का प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से सीधा कंपाइलर नीचे आ जाएगा, इस दो को चेक नहीं करेगा। ये कब चेक होगा? जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। सपोज ये फॉल्स हो गया तो फिर ये चेक होगा। ना फिर से अगर ये ट्रू हो गया है तो ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा बाहर। ये कब चेक होगा? जब ये फॉल्स होगा। तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या होगा, हम बस एक चेंज किए हैं कि अभी इफ़ और इफ़ था, इस दो को एल्स इफ में कन्वर्ट कर दिए। तो आउटपुट क्या आ रहा है देखिए, ए का वैल्यू क्या है 6, सो आप फर्स्ट चेक कीजिए 6 इज़ मोर देन 5 ट्रू, सो ट्रू है तो क्या प्रिंट किया एस्ट्रिक, है ना, ये ट्रू है तो प्रिंट किया एस्ट्रिक और यहाँ से सीधा कंपाइल आ जाएगा बाहर। तो इस कोड का आउटपुट हो गया ओनली एस्ट्रिक। यही जब आप इफ़ लिखे थे तो एस्ट्रिक भी आया, हैश भी आया और डॉलर भी आया, राइट। एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज आपका वैल्यू है सपोज 3, चेक करिए, नेक्स्ट करने जा रहे हैं, चेक करिए a इज़ मोर देन 5, व्हाट इज़ a 3 मोर देन 5 फॉल्स, तब ये चेक होगा 3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 0, है ना, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, सो रिमाइंडर 0 आ गया, यस, सो प्रिंट हैश। अब आउटपुट क्या आ गया हैश, ओके। और जब हैश प्रिंट हो गया तो यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा नीचे। तो इफ एल्स इफ में क्या होता है कि किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर बाकी कंडीशन चेक नहीं होता, राइट। नाउ सपोज यहाँ लिखा हुआ है एक एल्स और ये लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अभी तक इफ एल्स इफ कंडीशंस था और अब एल्स पार्ट अगर आ जाए, सपोज आप यहाँ प्रिंट कर रहे हैं ये साइन, और मान लीजिए कि ए का वैल्यू है 5, है ना, नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, इफ ए इज़ मोर देन 5 मोर देन 5 फॉल्स। नाउ 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, 5 मॉडुलस 3 रिमाइंडर 2 आएगा, 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, सो 5 नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स। तो अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो गया देन एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। सो अगर ए का वैल्यू 5 है देन आउटपुट क्या आएगा, ओनली दिस, 5 मोर देन 5 फॉल्स, 5 मॉड 3 इक्वल टू 0 ये भी फॉल्स हो गया, 5 नॉट इक्वल टू 5 ये भी फॉल्स हो गया। तो फिर एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी अंदर लिखा है डबल कोट्स में वो प्रिंट हो गया। सो अगर आप ए का वैल्यू 5 ले रहे हैं देन दिस इज द आउटपुट, ओके, ठीक है। तो जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर्स से रिलेटेड। आप लॉजिकल ऑपरेटर्स से फैमिलियर होंगे कि हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। सबसे पहले ये है ना, एंड कहते हैं, और एक ये और कहते हैं, और ये नॉट। सो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इस तीनों से रिलेटेड, देखिए कि मान लीजिए कि आप कोई एक कंडीशन यहाँ डालें, कंडीशन 1,
लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं एंड, और यहाँ एक ऑपरेटर डाल दीजिए कंडीशन, यहाँ एक कंडीशन डाल दीजिए कंडीशन 2, दो कंडीशन है, ठीक है। इस दो कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो यहाँ लिख रहे हैं ना, इस कंडीशन के बेसिस पर रिजल्ट क्या मिलेगा। सो सी, यहाँ एक कंडीशन है और यहाँ एक कंडीशन है। कॉन्सेप्ट क्या है एंड का, सपोज ये कंडीशन चेक हो रहा है और मान लीजिए यहाँ मिल गया आपको रिजल्ट फॉल्स। एंड का प्रॉपर्टी है कि जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तब आपको ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा ट्रू। जब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अभी फर्स्ट कंडीशन मिल गया फॉल्स। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करता है, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर ये फॉल्स मिला तो डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहाँ कुछ भी था इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। पहला कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट इज़ फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सपोज ये कंडीशन ट्रू है तब फिर जाकर दूसरा कंडीशन चेक होगा। अब मान लीजिए कि ये हो गया फॉल्स, तो ट्रू और ये फॉल्स, एक भी फॉल्स है देन रिजल्ट इज़ फॉल्स। तो ये कंडीशन तब चेक हो रहा है जब ये ट्रू है। अगर ये फॉल्स था तो ये चेक नहीं होगा। ओके, ना मान लीजिए कि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर एंड में रिजल्ट आपको मिलता है ट्रू। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता है। और के केस में क्या है, सपोज यहाँ एक कंडीशन है कंडीशन 1 और यहाँ एक कंडीशन है कंडीशन 2। और के केस में क्या है, कोई एक ट्रू होगा देन रिजल्ट इज ट्रू। ओके, सो मान लीजिए कि पहला कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू मिल गया। सो अगर ट्रू मिल गया देन रिजल्ट इज ट्रू, दूसरे को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर भी चेक नहीं करता है ना। सो अगर ये ट्रू मिल गया, कंपाइलर दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू। जैसे एंड के केस में पहला फॉल्स मिल गया तो कंपाइलर दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करता है, रिजल्ट फॉल्स दे देता है। उसी तरह और के केस में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। अगर ये फॉल्स है तब फिर दूसरा कंडीशन चेक होगा। नाउ सपोज ये ट्रू हो गया, सो कोई एक ट्रू है और के केस में देन रिजल्ट इज ट्रू। नाउ मान लीजिए ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ओके, नाउ एक बार रिकॉल करेंगे, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड के केस में अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं होता है, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगा। और के केस में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगा, राइट ना। लास्ट नॉट डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज यहाँ एक कंडीशन दिया है और आप आगे नॉट लगा दिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है, सपोज दिस इज ट्रू, तो नॉट ट्रू, आपको रिजल्ट मिल जाएगा फॉल्स। ओके, एक बात। दूसरा बात कि मान लीजिए आप लिखे नॉट और यहाँ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है फॉल्स, नॉट फॉल्स, एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये आउटपुट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ वैल्यूज़ दिया है 3, 6 एंड 4 और ये कंडीशन दिया है। देखिए यहाँ बीच में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का प्रॉपर्टी है कि अगर ये ट्रू होगा तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, फिर अगर ये फॉल्स होगा तो नेक्स्ट कंडीशन को कंपाइलर चेक नहीं करेगा, है ना। सो चलिए हम चेक करेंगे। प्लस प्लस ए से क्या हो गया, ये 4 इज़ मोर देन माइनस माइनस बी। 6 था, प्री डिक्रीमेंट है, सो ये ले लेगा 5। सो चेक करिए, 4 इज़ मोर देन 5, फॉल्स। एंड में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा। एक फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो गया, पहला कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स हो गया। सो यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा एल्स में और प्रिंट करेगा a प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज़ a 4 हो चुका था, प्लस b, व्हाट इज़ b 5 हो चुका था,
प्लस सी, सी क्या है 4, सो 4 + 5 + 4 आउटपुट क्या आ गया 13। सो इस कोड का आउटपुट है 13। ओके ना, इसी कंडीशन में हम एक चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका साइन कर देते हैं ऐसा, और आप देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके सो चलिए फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट है यानी ये ले लिया 4, लेस देन माइनस माइनस बी प्री डिक्रीमेंट है 6 से ये हो गया 5। चेक करेंगे 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, और अब क्या चेक होगा, प्लस प्लस ए देखिए यहाँ 4 हो चुका था, सो दिस टाइम इट इज़ 5, प्लस प्लस ए 5 इज इक्वल टू प्लस प्लस सी क्या है 4, सो 5 इक्वल टू प्लस प्लस सी इज ऑल्सो 5 इक्वल टू 5 ट्रू। सो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। अगर दोनों ही ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। पहले ये कंडीशन चेक हुआ, ये ट्रू है तो हम दूसरा कंडीशन चेक करने गए, ये भी ट्रू है देन ओवरऑल ट्रू, सो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आउटपुट क्या आएगा, a + b × c। व्हाट इज a यहाँ 5 हो चुका था, प्लस b क्या है, b भी यहाँ 5 हो गया था, इंटू c क्या है, c भी 5 हो चुका था। सो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। सो ये हो गया 5 + 5 × 5 25, दैट इज आउटपुट आ गया 30। तो ये कंडीशन कब चेक हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू है। ओके नाउ मान लीजिए कि हम यहाँ ये कंडीशन कर देते हैं, अब फिर से चेक करेंगे, यहाँ इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम लगा देते हैं नॉट इक्वल टू। ओके सो एक बार फिर से देखेंगे इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। अब तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, प्लस प्लस ए 3 है तो ये हो गया 4, लेस देन माइनस माइनस बी क्या हो गया 5। चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है, 4 लेस देन 5, यस, सो दिस इज ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। नाउ प्लस प्लस ए ये ले लिया 5, क्योंकि यहाँ 4 था प्री इंक्रीमेंट से हो गया 5, नॉट इक्वल टू प्लस प्लस सी 4 था प्री इंक्रीमेंट से हो गया 5, सो 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स। ये ट्रू था तो आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करने गए और ये फॉल्स मिल गया, एंड में कोई एक फॉल्स हो गया देन रिजल्ट इज फॉल्स, सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आएगा a + b + c। a का फाइनल वैल्यू था 5, b का फाइनल वैल्यू है 5 और c का भी फाइनल वैल्यू 5 आया था, सो 5 + 5 + 5, सो दिस टाइम आउटपुट इज 50। ओके चलिए यहाँ लास्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। अगर यहाँ एंड की जगह सपोज क्वेश्चन में और दिया है, सपोज क्वेश्चन कह रहा है दिस कंडीशन और दिस। ओके चलिए तो आउटपुट क्या आएगा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप ये कंडीशन चेक करेंगे, प्लस प्लस ए, सो व्हाट इज प्लस प्लस ए 3 है तो ये ले लिया 4, लेस देन माइनस माइनस बी इज 5। चेक करिए 4 लेस देन 5 ट्रू। और के केस में अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर दूसरा चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो कंपाइलर इस कंडीशन को अब चेक नहीं करेगा, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगा। अगर ये ट्रू है देन पूरा ओवरऑल ट्रू हो गया, सीधा कंपाइलर यहाँ आ जाएगा और अब प्रिंट करेगा a + b × c। a कितना है, a 4 है, प्लस b 5 हो चुका था, सो 5 इंटू c क्या है, c 4 था और 4 ही रहेगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो इवैल्यूएट हुआ ही नहीं। सो 4 + 5 × 4 कितना आ रहा है, पहले इंटू होगा है ना, 4 + 5 4 = 20, सो आ गया 24। सो इस कोड का आउटपुट क्या हो जाएगा 24। ओके सो इस तरीके से और एंड काम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है कि आप लिखते हैं स्विच, और स्विच एक कीवर्ड है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यहाँ होता है एक्सप्रेशन।
फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं मल्टीपल केसेस, मतलब केस यहाँ एक वैल्यू होगा, फिर केस यहाँ एक वैल्यू होगा और केस यहाँ एक वैल्यू होगा। ऐसा कई सारा केसेस होता है ना, कई सारा केसेस होगा और फिर हम लोग स्विच को फाइनली यहाँ क्लोज कर देंगे। किसी भी स्विच एक्सप्रेशन में ये मल्टीपल केसेस हो गया। मल्टीपल केसेस का मतलब है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो इस वैल्यू से मैच करता है कि क्या ये एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है, फिर क्या ये एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है, क्या ये एक्सप्रेशन इससे मैच हो रहा है, ऐसा चेक होता है ना। सो केस और ये वैल्यू का मतलब कि इस वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे कि ये दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। किसी भी स्विच में एक लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट। ये कंपलसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल है ना, और इसका भी एक स्टेटमेंट होता है। सो सी, अगर आप यहाँ 3 केस बनाए हैं और एक डिफ़ॉल्ट है तो एक स्टेटमेंट यहाँ होगा, एक स्टेटमेंट यहाँ, एक स्टेटमेंट यहाँ और एक स्टेटमेंट यहाँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एक्सप्रेशन इससे मैच होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर किसी से भी मैच नहीं हुआ देन डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो डिफ़ॉल्ट का क्या काम है कि अगर ये एक्सप्रेशन किसी भी केस से मैच नहीं हुआ देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, अगर किसी से मैच नहीं हुआ तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस इतना ही। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है और डिफ़ॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये एक्सप्रेशन किसी से मैच नहीं करेगा, राइट। एक बात। दूसरा बात क्या है कि यहाँ स्विच केस में हर एक केस के बाद हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट है जिसको हम लोग स्विच केस में जनरली यूज़ करते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, तीनों ही केस में ब्रेक डाल रहे हैं, है ना। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। होता क्या है कि सपोज़ ये एक्सप्रेशन इससे मैच हुआ, अगर ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच हो जाएगा तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, सपोज़ हम लिख दिए ये स्टेटमेंट, अगर ये एक्सप्रेशन इससे मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक जैसे मिला यहाँ से कंपाइलर आ जाएगा बाहर, सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन इससे मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, और फिर ब्रेक है तो यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा बाहर। पर अगर आप ब्रेक नहीं डालें, ये एक्सप्रेशन इससे मैच हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और ब्रेक नहीं है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट वाला केस का जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ब्रेक से बाहर आएगा कंपाइलर। और मान लीजिए कि अगर यहाँ भी ब्रेक नहीं दिया है तो फिर नेक्स्ट केस का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ब्रेक से बाहर आएगा कंपाइलर। ओके, तो मतलब होता क्या है कि अगर किसी केस में आप स्टेटमेंट लिखे हैं और ब्रेक नहीं है, ये एक्सप्रेशन इससे मैच कराया गया, अगर ये मैच हो गया तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, ब्रेक नहीं है तो इसके बाद का जो केस है उसका भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। और यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। ओके, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या होता है कि अगर किसी केस में आप ब्रेक नहीं डाले हैं, ये ब्रेक नहीं डाले हैं, तो सक्सेसिव केस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड फॉल थ्रू। फॉल थ्रू कब होता है? ब्रेक के एब्सेंस में। ओके, सो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे। आपको दो चीज़ पता चल गया। सबसे पहले एक बात
कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और ये तब एग्जीक्यूट होगा ये पार्ट जब ये एक्सप्रेशंस किसी से मैच नहीं करेगा। दूसरा है ब्रेक। ये ब्रेक हर एक केस में ज़रूरी है आपके प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये भी ऑप्शनल होता है। बस अगर आप ब्रेक नहीं डाल रहे हैं तो एक टर्म होता है विच इज़ फॉल थ्रू। ओके, सो ब्रेक भी ऑप्शनल है और डिफ़ॉल्ट भी ऑप्शनल है, राइट। एक और चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्विच का एक्सप्रेशन है ये डबल या फ्लोट टाइप नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड। स्विच का ये जो एक्सप्रेशन है वो या तो इंट या फिर कैर टाइप हो सकता है, डबल एंड फ्लोट टाइप नहीं हो सकता है, राइट। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज यहाँ कोई एक वेरिएबल दिया है एफ कैर टाइप, है ना, और ये क्वेश्चन है कि फाइंड आउटपुट इफ एफ इज, एफ का ये पॉसिबिलिटी है, अगर एफ का वैल्यू ये है, मान लीजिए एफ का वैल्यू है अगर ए, तो आउटपुट फाइंड करना है। एफ का वैल्यू है सपोज बी, देन आउटपुट फाइंड करना है। अगर एफ का वैल्यू है डी, देन आउटपुट फाइंड करना है। अगर एफ का वैल्यू है पी, देन आउटपुट फाइंड करना है। ओके, ये सारा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं सॉल्व। इफ एफ इज ए, अगर एफ का वैल्यू ए है तो देखिए स्विच यहाँ एफ लिखा है, एफ का वैल्यू गिवन है ए, सो आप मैच कराएंगे। देखिए ये से मैच हो गया, यस। सो अगर मैच हो गया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल। और अब आप देखिए क्या ब्रेक दिया है, यस। जैसे ही ब्रेक मिला कंपाइलर यहाँ से सीधा बाहर आ जाएगा और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अगर f का वैल्यू a है देन आउटपुट इज एप्पल, ये 1 का आंसर। ओके, नाउ सपोज f इज b, अगर f का वैल्यू b है तो चलिए f का वैल्यू b है ना, आप मैच कराएंगे। देखिए मैच हुआ, नो, मैच हुआ, यस। अगर मैच हो गया तो इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। और देखिए ब्रेक भी नहीं है, तो ब्रेक नहीं है तो फॉल थ्रू होगा और उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ ब्रेक नहीं है तो ये केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ऑरेंज प्रिंट हो गया। ओके, और अब देखिए ब्रेक दिया है क्या, यस। तो अब यहाँ से आप सीधा आ जाएंगे बाहर। सो अगर एफ बी है तो क्या प्रिंट हुआ, यहाँ कुछ नहीं प्रिंट हुआ और यहाँ ऑरेंज प्रिंट हुआ, यानी आंसर हो गया आपका ऑरेंज। फिर ब्रेक से बाहर आ गए। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ f इज d, अगर f का वैल्यू d है तो चलिए मैच करा रहे हैं। ये इससे मैच होगा, नो। f क्या b है, नो। c से मैच हुआ, नहीं। d से मैच होगा, यस। सो अगर मैच हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, डेट्स। 3 का आंसर लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट हो गया डेट्स। अब देखिए ब्रेक दिया है, नहीं दिया है, यानी फॉल थ्रू होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ क्या प्रिंट हो गया, और बनाना। अब देखिए क्या ब्रेक दिया है, फिर से ब्रेक नहीं है, यानी अगेन फॉल थ्रू होगा और ये मैंगो भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये डिफ़ॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से आप सीधा बाहर आ जाएंगे। सो अगर एफ डी है देन आंसर इज डेट्स, बनाना, मैंगो। यहाँ हर एक स्टेटमेंट में प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट ln नहीं लिखा है। अगर प्रिंट है तो सेम लाइन में आउटपुट आना है, इसलिए डेट्स, बनाना, मैंगो सेम लाइन में आ रहा है। प्रिंट ln होता तो वर्टिकली लिखते हम लोग, डेट्स, नेक्स्ट लाइन में बनाना, नेक्स्ट लाइन में मैंगो। ओके, सो अगर एफ डी है देन आउटपुट इज डेट्स, बनाना, मैंगो। नाउ लास्ट, इफ एफ इज पी, तो देखिए एफ इससे मैच होगा, नो। इससे नो, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, नहीं मैच होगा। जब कोई केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो इफ़ एफ इज़ डी, इफ़ एफ इज़ पी, देन आंसर इज नंबर 4 का आंसर है मैंगो।
अगर कोई केस मैच नहीं होता है देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग स्विच केस से। सो ये है क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है आउटपुट, फाइंड आउटपुट इफ फर्स्ट है k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4। ये चार पॉसिबिलिटी के लिए चल रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a कोलोन b c। सो ये कोड है और आपको फाइंड करना आउटपुट इफ़ k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4। ये चार केस लेके चलेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज k इज़ 1, अगर k का वैल्यू 1 है तो मैच कराइए। देखिए मैच हो रहा है, यस। अगर ये मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा a प्लस प्लस। a 10 है, अभी ये 10 होगा, पर स्टेटमेंट के बाद इस यहाँ से जैसे ही हटेगा ये हो जाएगा 11, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। सो a हो गया 11। देखिए ब्रेक दिया है क्या? नो। अगर ब्रेक नहीं है तो फॉल थ्रू होगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। सो माइनस माइनस b प्री डिक्रीमेंट है, b का वैल्यू यहाँ ही डिक्रीज हो जाएगा 4। और फिर क्या मिला? ब्रेक। यहाँ से सीधा कंपाइलर आ जाएगा बाहर आके क्या प्रिंट हो रहा है? a। व्हाट इज a देखिए 11 हो चुका था, सो 11। डबल कोट्स पे जो लिखा होता है आप एज इट इज़ लिख देते हैं। b क्या हो चुका है? 4, सो 4 कोलोन, ये कोलोन c चेंज हुआ था क्या? अभी नहीं चेंज हुआ था, है ना। यहाँ से तो आप बाहर आ गए सीधा। सो a और b ही चेंज हुआ, c चेंज नहीं हुआ। सो c जो था वही लिख देंगे 8। सो अगर k 1 है, यहाँ मैच हुआ, a का इंक्रीमेंट किया, b का डिक्रीमेंट किया, ब्रेक करके बाहर आया और ये प्रिंट हो गया। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 11 कोलोन 4 कोलोन 8। ओके, नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सेकेंड करेंगे इफ़ k इज़ 2। अगर k का वैल्यू 2 है तो चलिए मैच करा रहे हैं। देखिए ये मैच होगा, नो। ये मैच हुआ, यस। सो जैसे ही मैच हुआ ये स्टेटमेंट रन करेगा माइनस माइनस b 5 था, माइनस माइनस से हो गया 4 और ब्रेक करके आ गया बाहर, ब्रेक से सीधा बाहर। नाउ a क्या प्रिंट करेगा? सो अभी देखिए जब k 2 है तो केस 2 में गया और ये बस b चेंज हुआ, a चेंज नहीं हुआ है। सो a का वैल्यू जो भी था 10, वो 10 प्रिंट करेगा। डबल कोट्स के अंदर जो है वो आप लिखेंगे कोलोन b 4 हो चुका था, सो 4 डबल कोट्स में कोलोन है, सो कोलोन एंड c भी अनचेंज्ड है, यहाँ केवल b चेंज हुआ है, तो c जो था वही आप लिख देंगे। एंड दिस इज द आउटपुट इफ़ k इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट केस इफ़ k इज़ 3, तो चलिए हम मैच करा रहे हैं। k 3 है, इससे मैच होगा? नो। इससे मैच हुआ? नो। इससे मैच होगा? यस। k इज इक्वल टू 3, यस। सो अगर ये मैच हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा प्लस प्लस c 8 था, अब कितना हो गया? 9। और देखिए ब्रेक नहीं दिया है, ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। a प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब a में 2 को ऐड करिए और a में वापस स्टोर कर दीजिए। a 10 था, 10 प्लस 2 कितना आ गया? 12। ओके, अब डिफ़ॉल्ट के बाद बाहर आएगा कंपाइलर, यहाँ से बाहर आ जाएगा एंड प्रिंट होगा a कोलोन b कोलोन c। a हो चुका है 12 कोलोन b अनचेंज्ड है अभी, है ना। b चेंज हुआ नहीं क्योंकि k 3 था, यहाँ से मैच हुआ, c चेंज हुआ और a चेंज हुआ, b अनचेंज्ड है। सो b क्या प्रिंट करेगा? जो पहले से था 5 कोलोन c कितना हो चुका है? 9। सो दिस इज़ द आउटपुट व्हेन k इक्वल टू 3। नाउ लास्ट हम लोग करने जा रहे हैं इफ़ k इज़ इक्वल टू 4। अगर k 4 है तो देखेंगे कहाँ मैच हो रहा है? c देखिए इससे मैच होगा? नो। इससे नो, इससे नो।
कोई केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। सो कोई मैच नहीं हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा a प्लस इक्वल टू 2। a 10 था, 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। अब इससे बाहर आए कंपाइलर और प्रिंट करेगा a कोलोन b कोलोन c, केवल a चेंज हुआ है। सो a इज़ 12 कोलोन b अनचेंज्ड है 5 और c भी अनचेंज्ड है 8। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट व्हेन k इज इक्वल टू 4। सो ये है कि हम कैसे स्विच केस से आउटपुट फाइंड करते हैं। ओके, तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।